A heterogeneous mixture is formed when water is added to। तो heterogeneous mixtures क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर जिनका कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो। तो जब हम बटर को वाटर के साथ मिलाएंगे तो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा, जबकि इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। जबकि हनी, ग्लूकोज या अल्कोहल को जब मैं पानी के साथ मिलाती हूँ तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट अ प्योर कंपाउंड? हमें प्योर कंपाउंड पहचानना इन डायग्राम्स में से। अगर आप बी को देखो तो यहाँ पे स्पेयर्स नज़र आ रहे हैं और स्पेयर्स अकेले हैं और एक ही कलर के और एक ही साइज़ के। तो मीन्स ये किसकी डायग्राम है? एटम्स ऑफ एलिमेंट की। अगर ए डायग्राम को देखो तो यहाँ पे एक जैसे स्पेयर्स हैं बट दो हैं एक साथ, ठीक है, यानी ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करे बट किसके? एलिमेंट के। और जो सी वाली डायग्राम देखो तो वो हमारा सही आंसर है, कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर्स के हमें स्फेयर्स नज़र आ रहे हैं, जबकि डी में हमें है ना एटम्स भी दिख रहे हैं एलिमेंट्स के, मॉलिक्यूल्स भी दिख रहे हैं एलिमेंट्स के, कंपाउंड्स भी दिख रहे हैं। तो इसलिए डी जो है ना हमारा मिक्सचर है। जबकि हमसे सवाल में पूछा था प्योर कंपाउंड, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सी है। The branch of chemistry that emphasizes on plantation to overcome greenhouse effect is, यानी जो उसकी कीवर्ड्स है जिसके जरिए हमें आंसर पहचानना है वो emphasize on plantation to overcome the greenhouse effect। इसका करेक्ट आंसर environmental chemistry। अगर environmental chemistry की definition आपको याद हो तो it is the branch of chemistry in which we study about the components of environment and the effect of human activities on the environment। मीन्स ये environmental relevant बात हो रही थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी है, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ओजोन इज हाईली रिएक्टिव गैस विच इज फॉर्म इन द स्ट्रेटोस्फेयर विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। If 10.5 moles of ozone gas is formed in the stratosphere, then its mass in grams will be। मीन्स हमें सबसे पहले तो ओजोन दिया हुआ है और ओजोन का फॉर्मूला दिया हुआ है O3 है, ठीक है। हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और हमें मास पूछा है। तो सबसे पहले हमें उसका मोलिक्यूलर मास या मोलर मास कैलकुलेट करना होगा। क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला O3 है यानी 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो इसलिए, और हमें मासेस गिवन थे क्वेश्चन के अंदर ही, तो हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 16 से ताकि हमें मोलिकुलर मास ऑफ ओजोन मिल जाए। मास इन ग्राम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमें क्वेश्चन से ही मिले थे उसको मल्टीप्लाई कर दिया मोलिकुलर मास से, तो हमें इसका आंसर मिल गया डी। डी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ आयरन इन आयरन नाइट्रेट? तो हमें पता है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन बॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। तो यहाँ पे जो 3 है वो आयरन की वजह से, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी है, दैट इज़ 3। यहाँ पे वैलेंसी जो आयरन की है वो 3 है, जो भी और यहाँ पे कुछ भी नहीं मीन्स 1 है, तो वो नाइट्रेट की वजह से। तो इस तरह हमें याद होता है क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए वैलेंसीज आती हैं। हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें कहा है WXY की आप वैल्यूज़ मालूम करो केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करना वैसे हमें आता है, फिर भी अगर इस तरह की हाफ इक्वेशन दी होती तो थोड़ा ईजी हो जाता है करने। हमें यहाँ पे हाइड्रोजन नज़र आ रहे थे, प्रोडक्ट साइड पे 12 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा 4 से। तो इसलिए हमारे सी और डी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो यहाँ से हमारा नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाता है। कैसे? जब हमारे पास यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 4 होंगे, तो मेरी सी डी हमारी शॉर्ट लिस्ट है बस जस्ट। फिर हमें ऑक्सीजन निकालने थे। ऑक्सीजन यहाँ हमारे पास 4 और यहाँ पे 6, तो टोटल 10 और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 5 2 10। तो मीन्स सी जो है ना हमारा करेक्ट आंसर था इसका। A compound X has an empirical formula C4H9 and its molecular mass is 114 gram per mole. Which of the following represent the molecular formula of compound X? हमें empirical formula गिवन है, molecular mass गिवन है और हमें molecular formula पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें empirical mass कैलकुलेट करना है। हमने काउंट किया हमारे पास कितने एलिमेंट्स गिवन थे, कार्बन और हाइड्रोजन 2 कैपिटल लेटर्स आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमने उनके नंबर ऑफ एटम्स देखे, कार्बन के 4 हैं और हाइड्रोजन के 9, हमने उसकी वैल्यूज पुट की। मोलर मासेस की वैल्यू हमें गिवन थी, हमने उनको पुट किया, जस्ट फिर इनको मल्टीप्लाई कर लिया आपस में। 4 12 48, 9 1 9, 48 + 9 = 57। तो इस तरह मुझे
एम्पेरिकल मास की वैल्यू मिल गई। फिर मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे, तो मैंने मॉलिक्यूलर मास से एम्पेरिकल मास को डिवाइड किया। मॉलिक्यूलर मास मुझे क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, और एम्पेरिकल मास मैंने खुद कैलकुलेट किया, तो मुझे यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स 2 मिल गए। जस्ट फिर मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर इस वैल्यू को पुट कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया एम्पेरिकल फार्मूला से जो मुझे क्वेश्चन में दिया था। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, तो जस्ट जो इसका मेरा करेक्ट आंसर है वो सी है। होपफुली आपको आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें एम्पेरिकल मास कैलकुलेट करना है, फिर नंबर ऑफ मोल्स, देन फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। समझाने के लिए मैंने बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर में किया, आप पेपर में जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। The branch of chemistry which deals with the study of chemical and biochemical phenomena occurring in nature is called नेचर यानी इन्वायरमेंट से रेलेवेंट बात हो रही है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी, दैट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। A sample of hydrocarbon undergo complete combustion to produce carbon dioxide and water. If 8.80 grams of carbon dioxide is obtained, then what will be the mass of carbon present in it? हमने कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन को कंपेयर करना है, जैसे कि सवाल में दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO2 होता है और कार्बन C है। इनका अगर मोलर मास कैलकुलेट करें तो 44 है। 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 32 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 44। कार्बन का 12 पे हमें गिवन था और हमें सवाल में मास कितना दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का 8.80 ग्राम्स और हमें कार्बन का मास कैलकुलेट करना है। तो यूनिटरी मेथड में क्या होता है, आप जो क्रॉस में होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और जो बच जाता है उससे डिवाइड। तो इसलिए मैंने 12 को मल्टीप्लाई किया 8.80 डिवाइड बाई 44, तो मेरे पास आंसर आ गया 2.4। इस तरह भी कर सकते हैं आप, पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करके कार्बन डाइऑक्साइड के 1:1 का मोल रेशियो लगा के फिर भी आप मास निकाल सकते हैं मास इन ग्राम के फॉर्मूले से, आपको जो इजी लगता है। बट इसका करेक्ट आंसर ए है, मैंने इजी तरीके से किया। आपको जो तरीका अच्छा लगता है, दोनों मेथड से आप किसी से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। A student has to identify the element mixture and compound in the given substance। हमें पहचानना है इनमें से कौन एलिमेंट है, कौन मिक्सचर है और कौन कंपाउंड है। मरकरी इज एन एलिमेंट, glucose is compound because compound are the substance which are made up of 2 or more elements। तो glucose contain carbon, hydrogen और oxygen। ammonia is also compound because it contain nitrogen and hydrogen। brass is a mixture, actually it is alloy, alloys are the mixture। तो इसका करेक्ट आंसर हम मरकरी से एलिमेंट यानी ए भी शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ग्लूकोज इज कंपाउंड, अमोनिया इज ऑल्सो कंपाउंड और ब्रास मिक्सचर है, इसलिए जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो बी है। हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें हमें पता चल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया है, ठीक है। द वर्ड इक्वेशन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब। तो हमें पता है जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो निकलते ही हैं, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की वजह से हमारे सी और डी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे कैल्शियम लेफ्ट था और क्लोराइड लेफ्ट था, तो इसलिए कैल्शियम क्लोराइड विल बी फॉर्म। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी है, जिसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और कैल्शियम क्लोराइड नजर आ रहे हैं। ये बात हमें याद होनी चाहिए, जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं और सॉल्ट बनता है। तो गिवन ऑप्शंस की वजह से हमने पहचाना, आसान हो गया था हमारे लिए। जिन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, ये प्रोडक्ट में बन नहीं रहा, हमसे इक्वेशन पूछी थी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डी इसका सही आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर इसका सी है। A physiologist took a blood sample from a diabetic patient and examined the composition and the amount of each component present in the sample using different techniques and instruments। तो इसके कीवर्ड्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया है और एग्जामिन किया है कॉम्पोजिशन। तो इसका करेक्ट आंसर है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस। एग्जामिन किया, एनालिसिस किया टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, और इंस्ट्रूमेंट्स भी हम यूज़ कर रहे हैं, हम उसके कंपोनेंट्स भी मालूम कर रहे हैं, हम एनालाइज भी कर रहे हैं, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर डी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। A compound X has an empirical formula C3H3O and its molecular mass is 1110. Which of the following represent the molecular formula of compound X?
3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एम्पेरिकल मास कैलकुलेट करना, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालना, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कितने एलिमेंट्स थे। 3 एलिमेंट्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कैपिटल लेटर से हमने आइडेंटिफाई किए। नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाले 3 3 1, 3 कार्बन 3 ऑक्सीजन, सॉरी 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। फिर मोलर मासेस हमें याद होते हैं, हमने फिर उनको मल्टीप्लाई कर लिया नंबर ऑफ एटम को मोलर मासेस से, फिर उन सबको ऐड किया तो हमारे पास एम्पेरिकल मास आ गया। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए मॉलिक्यूलर मास को हम डिवाइड करते हैं एम्पेरिकल मास से, जिससे हमें वैल्यू 2 मिल गई है। जस्ट हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, हमने उसको एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई किया, हमें हमारा डिज़ायर आंसर मिल गया, दैट इज सी। टू को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को हाइड्रोजन के 3 से मल्टीप्लाई किया 6, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। और ये बहुत इजी था। सबसे पहले हमने एम्पेरिकल मास निकाला, फिर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला। 3 स्टेप्स हैं। अब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।